अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, दो तीन बहुत अहम इशूज़ है, उस पर बात करेंगे। पहला इशू है सर कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, बल्कि एडवाइस की है, बल्कि डायरेक्टिव दी है अपने स्पीकर को कि प्रोटेक्शन ऑर्डर अब किसी भी ऐसे शख्स का जो कौमी मुजरिम है, यानी वो करप्शन में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल केस पे है, फौजदारी मुकदमात में है, हरगिज़ ना प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में आते हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चीखते हैं, ये इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं। किसी सूरत में ना दिया जाए। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को जो है हुक्म दे दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर 108 के तहत स्पीकर को ये डिस्क्रिशन है, लेकिन उसमें कंडीशन भी है, जो हमने सबसे पहले इस पूरे मीडिया चैनल में सबसे पहले 92 में जवाब चाहिए नहीं, ये बताया था कि उसमें आप ज़रूर प्रोटेक्शन ऑर्डर है मौजूद, रूल्स, बिजनेस रूल्स 2008 में 2007 में, लेकिन उसमें इफ़ ही इज़ नेसेसरी का वर्ड्स है। हर उसमें बुलाने की जो है इजाज़त नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि ये जो आपका बजट है, जिसको वो रिजेक्ट कर चुके हैं, वो पार्लियामेंट से मंजूर कराने नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में वो अपनी तमाम तर कोशिश कर रहे हैं। इवन के अदम एतमाद के हवाले से भी कोशिश हो रही है, और APC की यानी एक तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। इत्तहादियों ने, जो इमरान खान के इत्तहादी हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। MQM धमकी देती है कि अगर उनके मसाइल हल नहीं हुए तो वो बजट में आपका साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ अख्तर मैंगल साहब कहते हैं कि जी APC में बुलाया गया है, 6 नुकात पे हमें जो है वो अभी तक हमारे 6 नुकात पूरे नहीं हुए, एक नुकात भी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म मिलते नहीं हैं। ये अख्तर मैंगल साहब की शिकायत है, और आजकल ही APC के हवाले से अपोजिशन उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और मौलाना फजल रहमान से भी रिसेंटली मुलाकात भी हुई है। ये पॉलिटिकल इशू है, और एक इशू जो कौमी इशू भी है, सबके लिए है, और वो है कि पाकिस्तान की वो टीम जो वर्ल्ड कप के काबिल ही नहीं थी, मैच वर्ल्ड कप से पहले ही हार चुकी थी, उस टीम को उठाकर वर्ल्ड कप में भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान को ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है जनाब सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आइसक्रीम खा लिया सर आपने? क्योंकि ये दावत है कि अगर आप स्टूडियो में मुझे आइसक्रीम खिलाएं, मैंने आइसक्रीम भी खिलाई है। फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बड़ा नाम पैट के हवाले, PTI के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया सर। दूसरा राना मोहम्मद अफजल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना व इक़्तिसादी अमूर, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सर। और मेरे साथ थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से इस वक्त UK से एक बहुत बड़ा नाम ज़हीर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। इससे पहले कि मैं अहम इश्यूज़ जो कि पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसके ऊपर आऊँ, तो मैं अपने पॉलिटिकल साथियों से भी इस पर बात करूँगा। पहले मैं ज़रा ज़हीर अब्बास साहब से बात कर लेता हूँ, मौजूदा जो हालात हैं। ज़हीर अब्बास साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी बिल्कुल आ रही है। ज़हीर अब्बास साहब, मैं बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये किस किस्म की टीम थी सर, क्या तैयारी थी सर? वर्ल्ड कप से पहले 10 कंटिन्यूस मैच, ऑस्ट्रेलिया से 5 और 4 इंग्लैंड से ये हारी सर, और एक शायद बारिश की वजह से। ऐसी टीम को ले गए सर, फिर ज़िल्लत आमेज शिकस्त है। हार जीत तो होती है सर, लेकिन जिस तरह इन्होंने मैच खेला है सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? डॉक्टर दानिश, बात असल ये है कि कुछ जो टीम की सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही नहीं थी, और लास्ट मिनट पे भी कुछ प्लेयर्स को बाद में भेज दिया गया, कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती भी हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी टीम जो कि 10-12 मैच से हार रही थी, और अगर उन्होंने 2 और ऐसे खिलाड़ी जो बाद में भेजे जिनका नाम भी नहीं था, जिसमें आमिर का नाम भी शामिल है, उसको भी टीम से बाहर कर दिया, तो इसका मकसद ये है कि कुछ प्लेयर्स पे ज्यादती हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। ये हमारी कौमी टीम है,
ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है। तो इसको हम जो भेजा जाता है दूसरे मुल्कों में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और हम वर्ल्ड कप जीते हुए भी है, हमारा बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, तो फिर बड़ी बेइज्जती होती है। खासतौर पे जो हमारे जो लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं क्रिकेट को और दुनिया के हर एक कोने से जाके ये मैच देखते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा उनको बड़ा मायूस सा लगा के जनाब ये हमारी टीम क्या कर रही है। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी टीमें जो हैं वो सीखती हैं, और हमारी जो टीम है वो सीखती नहीं है। हम लोगों ने किसी जमाने में जब हम इंडिया से खेला करते थे तो इंडिया की टीम हमसे दूर भागती थी, डरती थी, घबराती थी। अब ये दिन आ गए हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और वो जब इंडिया के सामने आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट भूल गए। तो इसमें कुछ थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, हमें वो लोग लाने पड़ेंगे जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी समझते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई खराबी नहीं है, हमने वही वर्ल्ड कप जीते हैं, इससे पहले हमने एक और ट्रॉफी भी जीती है। लेकिन दानिश साहब, इसका ये मकसद नहीं है कि हम एक ट्रॉफी जीत लें और फिर 15 साल उसी ट्रॉफी पे कई मैचेस खेलते रहें और कई चीजों पे आप कप्तानी करते रहें। तो ये हमको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। सर मैं यहाँ पर सर आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि और आपसे जिस वक्त पाकिस्तान होंगे तो बैठ कर एक बड़ी लंबी गुफ्तगू करूंगा। ये जरूर बताइए सर कि आप अगर इस वक्त मुल्क का वजीर आजम एक ऐसा शख्स है जो वर्ल्ड कप का कप्तान था, जिसने जीता था और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बड़ा नाम है इमरान खान साहब का, क्या फैसला करना चाहिए सर उनको इस मौजूदा सूरत हाल में जो सिलेक्शन में, मैनेजमेंट में, खिलाड़ियों की कारकर्दगी में हर पे सवाल उठ गया है? देखिए, इमरान के साथ मैंने तकरीबन क्रिकेट जो है वो 15-16 साल खेली है और हम लोग रूम भी शेयर इकट्ठे भी किए। हम एक क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से वो भी जानते हैं और दूसरे भी बड़े जो प्लेयर हैं वो भी समझते हैं। लेकिन दर्द हमेशा अपने ही मुल्क वाले को होता है अपनी टीम से, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख रहा होता है, वो प्लेयर्स को फॉलो भी कर रहा होता है और जहां पर भी उसको जरूरत होती है वो जाके वो क्रिकेट देखता है। जरा दूसरे बाहर के जो कोच हैं ये हालात को देखते हुए ये आम पब्लिक में नहीं जाते हैं कि कहीं वहाँ शोर शराबा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए। लिहाजा ये सारी चीजें जो है हमारे ज़हन में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए और वो आदमी को लें जिसको के पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हो और टेंटेड ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टेंटेड है, जिन्होंने मैच फिक्सिंग की भी है या कुछ किया है, वो कुछ किया है, वो बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो जैसी ये जब चीजें आ जाती हैं तो कहते हैं जी ये तो हमारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने तो अब जो कुछ किया उसकी माफी मिल चुकी है, तो अब जो मर्जी करते फिर। ऐसा नहीं है, कौम के मुतालिक सोचो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं तो कहूंगा जस्टिस कय्यूम से स्टार्ट किया जाए। 2000 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट अगर पब्लिक हो जाए तो उस रिपोर्ट में बड़े अहम जिम्मेदारान हैं जिन्होंने पाकिस्तान मैच फिक्सिंग में पाकिस्तान के नाम को बेचा है। ज़हीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं स्टेज पे इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में और हम तफसील से आपसे बात कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यूके में हमें टाइम दिया। नबील कबूल साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आ जाऊं अगर इजाज़त हो तो। सर, वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता स्पीकर को यह हिदायत जारी कर दी है कि ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है ये चोरों को, डाकुओं को, कौमी मुजरिमों को, करप्शन केसेस में जो लोग हैं जो पार्लियामेंट में आके शोर मचाते हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर को ये हक भी नहीं है और ना कानूनी हक है कि वो स्पीकर को डिक्टेट करे। स्पीकर जो होता है वो किसी एक जमात का नहीं होता है। मैं भी स्पीकर रहा हूँ 3 साल। कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है और हाउस का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उसके स्पीकर हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि असद कैसर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। जब वो केपी के असेंबली के भी स्पीकर थे उस वक्त भी अंडर प्रेशर होते थे और उनको लाया भी इसलिए गया था कि वो सुनते हैं, डिक्टेट उनको किया जाता है।
मैं तो आपको वाज़े तौर पे ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा रोज़ सुबह उसको कहा जाता है कि आज हाउस आपको किस तरह चलाना है। अच्छा, बिल्कुल, असद कैसर को। और असद कैसर को प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात कही है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करें, तो मैं समझता हूँ फिर ऐसा कमज़ोर स्पीकर, जब मैं सिंध असेंबली का डिप्टी स्पीकर था और 3 साल हाउस में नहीं चला, क्योंकि मेरे स्पीकर जो है वो हाउस में नहीं आते थे, उस ज़माने में शोर शराबा बहुत होता था, हाउस में ही चला था। मैंने उस वक्त जो अपोजिशन के MPs थे 6 जो अडियाला जेल में थे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए खुद अपनी तरफ से, यानी आर्टिकल 90 उस वक्त होता था, अभी आर्टिकल चेंज हो गया इसका। उस वक्त आर्टिकल 19 प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने एज अ स्पीकर इस्तेमाल किया और मैंने 6 MPs को मैंने हाउस में लेकर आया सिंध असेंबली में और उनको कमरे दिए अलग मैंने। लेकिन बात यह है कि किसी पॉलिटिकल शख्स को जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा है उसको आप चोर और डाकू और क्रिमिनल कहें, तो मैं समझता हूँ तो फिर आपकी असेंबली में आप 70% जो है फिर क्रिमिनल बैठे हुए हैं। आपके काबीना के अंदर आप फैसल वाडा से पूछ सकते हैं, ये पुराने PTI वाले जो नए रेलू कट्टे आए हैं, जो PTI जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जो नए रेलू कट्टे आए हैं, ये पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया अपने पाकिस्तान की टीम के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर अपनी पाकिस्तान की टीम के लिए ट्वीट करता है, क्रिकेट टीम के लिए। रेलू कट्टे यार, अब मुझे बताओ कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने ही टीम को, क्रिकेट टीम को कह रहे हैं, क्या मतलब क्या है इसका सर? यार इसके 2-4 मतलब निकलते हैं। रेलू कट्टे यही जो मतलब नाकारा टाइप, दूसरा रेलू कट्टे का ये भी मतलब है जो ऑलराउंडर होते हैं, जो मतलब हर मास पे जो है खेलते हैं, तो वो मतलब डिग्रेडेड वाले अल्फाज। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। फैसल साहब से जरा बात कर लेता हूँ, इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा है। फैसल साहब, वजीर आजम ने 2 टोक स्टेटमेंट दे दी, जिस तरह अभी मैंने कहा कि जिन्होंने कहा है प्रोडक्शन ऑर्डर, इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो दे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, मैं इन कौमी मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी हुकूमत जाए, चाहे मैं अकेला रह जाऊं, क्योंकि इत्तेहादियों को भी उन्होंने वाज़े तौर पर इशारा दे दिया। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आप कहां से ये इत्तला लाए हैं या कहां से आपने सुना है। मेरे हिसाब से जहां तक जितना मैं हिस्सा हूं और जितना मुझे समझ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं ये बात नहीं की है कि आपने किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर देने या नहीं देने। ये सोली प्रोगेटिव है स्पीकर का, और स्पीकर साहब देना चाहेंगे तो स्पीकर साहब दे देंगे, स्पीकर साहब नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे, उसकी रीजनिंग होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने खुद बताया कि कानून ये कहता है कि इफ नेसेसरी, तो अगर कोई जरूरत है, कोई आंधी तूफान है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नवाज शरीफ साहब के स्पीकर ने 3.5 साल शेख रशीद का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया था। दस्ती साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर नवाज शरीफ साहब के स्पीकर ने नहीं जारी किया था। तो ये करें नून लीग वाले तो हलाल है, हम कर लें तो वो हराम है, ये नहीं चलेगा सर। ना इन्होंने उस वक्त जवाब दिया, ना आज जवाब दिया। नंबर 3 ये कि ये कल्चर कौन लाया? ये कल्चर हम नहीं लाए, ये कल्चर नबील गबोल साहब बहुत पुराने सियासतदान है, पॉलिटिक्स रही है, राना साहब बहुत पुराने हैं, आप बहुत पुराने। सर आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के लिए यही नून लीग ने ब्रोशर्स और लीफलेट्स गिराए थे हेलीकॉप्टर से, उनकी वालदा के लिए गिराए थे। वो असेंबली में पीले रंग का कपड़े पहन के आई तो उन्होंने किस नाम से पुकारा? जरदारी साहब को पेट फाड़ के घसीटने वाला बेईमान चोर इन्होंने कहा, केसेस इन्होंने बनाए, इनकी हुकूमत में नून लीग के उनको 2 दफा जेल में डाला। आज ये कहते हैं कि सारी चीजें हम नेक है, गुनाहगार हम है। हमारा तो बहुत सीधा सीधा सर डॉक्टर साहब पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ना इनोरो देगी, ना करप्शन कॉम्प्रोमाइज करेगी। वो चाहे नून का हो, काफ का हो, पीपल्स का हो, PTI का हो, किसी का भी हो। मुझे पीपल्स पार्टी के ऊपर अफसोस इस चीज के ऊपर था जिन्होंने इनके साथ पिछले 25 साल से जुल्म ज्यादती की, बर्बरियत की, अलग अलग नामों से पुकारा, किसी को नहीं छोड़ा, ना मां बहन बेटी को छोड़ा। उनके साथ आज ये बैठ रहे, क्यों बैठ रहे? कि जी आप हम पे केस लगा रहे। हमने तो कोई केस नहीं किया, ये भी नवाज शरीफ साहब के दौर का केस है। आज आप राणा साहब से एक चीज पूछ लें कि राणा साहब आज बताएं कि जरदारी साहब ईमानदार आदमी है या चोर जो ये कहते थे वो हैं। आज उनका पेट फाड़ेंगे, उनका पेट सिएंगे। आज मुखलिस आदमी है, बुरे आदमी है। आज बता दे, जो राणा साहब बताएंगे वो कौम को पता चल जाएगा उस वक्त झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं। अभी फैसला हो जाएगा। आपसे पहला सवाल ही राणा साहब ये करें, उनका मौका अभी पूछ लेता हूं सर, अभी पूछ लेता हूं, इतने अच्छे थे, अभी पूछ लेता हूं सर। राणा साहब, ये सवाल तो वाडा साहब ने कर लिया, उसका जवाब तो जो भी दें, लेकिन सर ये जो वाडा साहब ने कहा है
कि ये न्यूज़ डॉक्टर साहब आपको कहाँ से मिली? तो आज जो मेन अखबार है उसकी हेडिंग है कि वज़ीर आज़म ने शायद अपनी पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनकी इजलास में ये शायद बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी ऐसे लोगों को जो है इस प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी किया जाए, बल्कि इस पर काफ़ी बात भी हुई थी। जी राना साहब क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, पीटीआई के जितने मेंबर्स भी आते हैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, उनके लिए आप सवाल पूछें तो वो आपको 30 साल 40 साल पीछे चले जाएंगे। जैसे आप नई गाड़ी लेने जाएं तो उसके आगे चलने के 4 गियर होते हैं और पीछे जाने का 1 होता है। इनकी गाड़ी के 4 गियर पीछे जाने के हैं, 1 गियर आगे जाने का है, और वो जो आगे वाला गियर है वो इनसे लगता नहीं है। तो आप इनसे जो पूछेंगे ये आपको ले जाएंगे और फिर कहेंगे हम तो मदीना की रियासत बना रहे हैं, और आपके किसी सवाल का ये जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो हमें बड़ी अरसे से अंदाजा हो रहा था कि वो मजबूर शख्स है। मैं तो हैरान हूं कि अगर उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दे दें, एमएनए बन जाएं। वो इतना गलत, इतना अपनी बदनामी भी करा रहे हैं और अपनी पोजीशन भी खराब कर रहे हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि वो जमहूरी आदमी नहीं है, वो सियासत को समझते नहीं है, वो इस तरह से ऑर्डर चलाते हैं जैसे वो डिक्टेटर हों, और वो अपनी कुर्सी पे कंफर्टेबल भी नहीं है, उनसे मैनेज भी नहीं हो रहा। अब आप देखें मतलब क्या नई नई चीजें कर रहे हैं जी। आप बना रहे हैं जनाब नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, आपके पास पूरा एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग का। आपके तमाम सेक्रेटरीज जो हैं वो प्लानिंग करते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की आपको प्रोजेक्शन देते हैं। तो ये मतलब ये पॉलिटिक्स जो है इनकी सर्वाइवलिस्ट वाली, कि हम लोग जो हैं वक्त गुजार लें, ये वक्त नहीं गुजरेगा। आज पार्लियामेंट सरापा एहतजाज है, आज पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज है। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये कहते थे जी जब प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन लगाएगा तो ये रिजल्ट आएगा। इन्होंने चेयरमैन लगाया और आपके सामने रिजल्ट आ गया। आज आप कोच को ब्लेम कर दें, दूसरों को ब्लेम कर दें, आप ये शुरू होता है ऊपर से। और अगर आपने ब्लेम करना है तो मानी को ब्लेम करें, जिसने 10 महीने के अंदर आपकी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। तो ये तबाही तो ये लेके आ रहे हैं, किसी एक चीज में मेरिट नहीं है, किसी एक फैसले में मेरिट नहीं है, हर जगह 2 नंबरी है और अपनी कुर्सी, अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ऑपोजिशन दब जाएगी, ऑपोजिशन नहीं दबेगी। ऑपोजिशन पाकिस्तान के लिए फाइट करेगी, हमारे लाख इख्तलाफात हों, हम आपस में लड़ते रहे हों, हम कभी भी एक जमात नहीं थे। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आवाम के सामने दूसरों के मसाइल को खोला ताकि आवाम जिसको बेहतर समझें उसको वोट दें। ये कहते हैं जी ये मिले हुए हैं। तो जमहूरियत का तो एसेंस ये है कि पार्टीज दूसरी पार्टीज के नकायस आवाम को बताएं ताकि आवाम फैसला करें कि मैंने किस पार्टी को वोट देना है। तो ये कहते हैं जी मुकमका कर लो, अब इनके इत्तेहादी तक इनके साथ नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है अफजल साहब, वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पीपल्स पार्टी की क्या राय है जो उनको गिरफ्तार किया गया है? मुस्लिम लीग नून लीग की जो राय है, मैं समझता हूं कि मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आसिफ जरदारी ने इतने झूठ नहीं बोले होंगे जितने इमरान खान ने बोले हैं। जितना झूठा इमरान खान एक वजीर आजम हो सकता है, उसकी तवक्को से 2 गुना ज्यादा झूठ बोले हैं, जिनको ये लोग यू टर्न कहते हैं। एक बात पे झूठ बोला, एक बात से मुकर गया। आसिफ जरदारी ने तो ऐसा नहीं किया, और जो उनके ऊपर इल्जामात हैं जब साबित हो जाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। अगर उनके खिलाफ इल्जाम साबित होगा तो मैं भी कहूंगा गलत बात है, लेकिन अभी तक वो ही इज अ जेंटलमैन एमएनए, और उनका हक है कि उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए। वेलकम बैक सर। एक तो मुबारकबाद हो सर के जेंटलमैन एमएनए का खिताब दिया गया है आज राना अफजल साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। एक तो आप इस पे क्या कहेंगे, और दूसरी बात यह है कि पीटीआई की तरफ से डेफिनेटली उनका अंदाज़ है जो भी है। लेकिन सर ये मुझे बताइए कि आखिर अपोजिशन जो है इस बजट इजलास में जो हंगामा कर रही है और बजट्स को नामंजूर कराने की कोशिश कर रही है, तो इससे तो कौमी नुकसान होगा ना सर, क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, पहले तो पीटीआई वालों को सियासत सिखाना पड़ेगा। देखें ये ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी थी कि बजट सेशन जो है वो सही कंफर्टेबली नहीं चले। बजट सेशन जब नहीं चलेगा तो जाहिर है
असर पड़ेगा बजट के ऊपर, और बजट पास करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर ना हुआ, अगर ना हुआ इसका मतलब आपके खिलाफ फारिग वोट हो ऑफ गया। नो कॉन्फिडेंस, आप फारिग है। आपको पता है बजट के अंदर फैसल वाडा का ये पहला असेंबली का बजट होगा। बजट के अंदर आपको वोटिंग के लिए खड़ा होना पड़ता है और बैठना पड़ता है। जब आप किसी बिल के हक में होते हैं तो आपको वो कहेंगे जी आप खड़े हो जाए, तो आपको अपनी नंबरिंग वोटिंग करनी पड़ती है। इसी तरह वोटिंग होती है खड़े होना और बैठना। एक तो इनके पास मेजॉरिटी है नहीं। अख्तर मैंगल 4 सीट वाला इतना इम्पोर्टेंट बन गया कि पीपल्स पार्टी भी उसके पीछे जा रही है, मौलाना फजल रहमान भी उसके पीछे गया, और अभी जो है जहांगीर तरीन साहब पीटीआई का वफ्द लेकर उसके पास बैठे हुए हैं। सिर्फ 4 वोटों पे ये हुकूमत खड़ी है, क्योंकि 2 MNA तो ऑलरेडी पीटीएम के वो अंदर हैं। एमक्यूएम वाले भी ना खुश हैं। एमक्यूएम वालों ने धमकी दे दिया, धमकी दे दिया। उनके भी जो है MNAs जो है वो 6 फंड MNA मांग रहे उनके, हैं, वो फंड मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। ये सारा अब जो होगा हॉर्स ट्रेडिंग होगा, ये पैसे का गेम है। अब पैसा चलेगा, मैं साफ बात पैसा बता रहा हूं, चलेगा? पैसा चलेगा। यानी ये आप लोगों ने- अपोजिशन पैसा चला के नहीं, इत्तेहादियों को तोड़ेगी मैं आपको और बताऊं- बजट नाकाम मैं करेगी। आपको बताऊं, सर यही आपने कहा है, मैं 5 सर ये आपने कहा है। 5 अरब रुपए की ऑफर अख्तर मैंगल को दी है बाकायदा। किसने? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने दी है। है। वो तो 5 उनका अरब किसी तरह से इत्तेहादी है, फिर भी इत्तेहादी है जो भी है। 5 अरब रुपए का ये बात खुद अख्तर मैंगल से अगर आप पूछे, शायद आपको आपके दोस्त है, आपको मुझे एक चीज बताएं यार, कौन सी जमात, कौन सी हुकूमत बजट सेशन में खुद शोर मचाती है? ये सवाल है। खुद ऑपोजिशन का किरदार अदा करती है। हम तो कह रहे हैं हमने वो माउस ट्रैप बनाया था। माउस ट्रैप मेरा बड़ा माउस रॉबर्ट भी मशहूर हुआ था। रोबोट जब मशहूर हुआ था, ये माउस ट्रैप है। अच्छा। ये ट्रैप है जिसमें ये खुद फंस गए। हमने वो चीज डाला कि जी ये ट्रैप के अंदर चीज, तो वो माउस खुद आके ट्रैप हो गया। हमने शोर किया, हमने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर करने नहीं दी, वो प्राइम मिनिस्टर चला गया। प्राइम मिनिस्टर आता है हर 4 महीने बाद। आप तो रोज तकरीर करते हैं, आपका मिनिस्टर का काम है रोज तकरीर करना, आपको फाइनेंस बिल पास करना है। आप हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताया बजट कैसे पास करेंगे? और अगर खुदा ना ख्वास्ता, आप लोगों के लिए खुदा ना ख्वास्ता, ये हमारे मेरा लिए था कि आप खुशखबरी। अगर कह रहे खुदा ना खास्ता, और तो अगर इसका बजट मतलब है पास कहीं नहीं आपकी हुआ, मोहब्बत पीटीआई से तो नहीं हो गई है? पीटीआई से नहीं। मैं देखे, मैंने क्यों अपने स्टार्ट में कहा फैसल वाडा इज पीटीआई, हाफ ऑफ द कैबिनेट इज नॉन पीटीआई। ये वो लोग हैं जो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहे हैं। आप इमरान खान की टीम को देखें, जब शुरू में आया था उस टीम में कौन कौन था और आज उसकी टीम में कौन कौन है। आज आपको बताओ, रजाक दाऊद जैसा, जो कि फैसल शायद इसको पता नहीं डिनाई करेगा या नहीं करेगा, रजाक दाऊद इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा है। उसको इन्होंने पकड़ के बिठाया कि नहीं भी इस्तीफा मत दो। बिल्कुल रजाक दाऊद इस्तीफा देने के लिए तो ब्रेकिंग हो वो इतना तंग है। मुझे आप बताएं, इनके पास इकोनॉमिकल टीम की ये हालत है। ये मैंने आज निकाला है, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 2.4 है। ये प्लानिंग कमीशन कह रहा है। बजट के अंदर इन्होंने पेश किया है 4%, ठीक है जी, 4% बजट में पेश किया है। IMF के सामने इन्होंने रखा है 2.9%, और तीनों का सिग्नेचर जो है नीचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। तो मुझे बताया इकोनॉमिकल टीम है क्या इनके पास? इनके पास तो है ही नहीं टीम। ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इन्होंने हमसे इंपोर्ट किया, हमने इनको अफिशिएट दे दिया। हम चोर डाकू हैं, लेकिन हमारा मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो अच्छा है। 10 साल का कमीशन बन रहा है। देखे ना, तो अब 10 साल। मुझे एक बात बताए, अब ये कौन सी अकल, इनको जरा कोई अकल सिखाए कि 10 साल का कमीशन आप लोगों ने बनाया कि 10 साल में किसने करप्शन की, और 24,000 अरब रुपए किस तरह जो है हम कर्जदार हो गए। आप उसी 10 साल में से एक मिनिस्टर को उठा के आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। वो ये कहेगा या हफीज शेख कहेगा कि ये हमारी नाकामी थी, ये हमारे वजह से इतने जो है डेप्ट बढ़े, ये कभी कहेगा वो? तो यार ये हुकूमत चल कैसी रही है मुझे पता नहीं। किस 10 साल में छोड़ेंगे नहीं वो किसी को भी। ये अल्लाह की 10 साल में आपकी हुकूमत, ये अल्लाह की फैज है। हुकूमत ने 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया है सर। वो पैसा ये तो ये कह रहे हैं ना 10 साल के, तो 10 साल में हमारा मिनिस्टर आपने लिया, उससे पूछ लो, आपको बता देगा। जो आपके साथ हफीज शेख जो हमारा मिनिस्टर जो आपके साथ जो हमसे इन्होंने उधार पे लिया हुआ है, तो वो आपके साथ अब है। तो अगर सजा मिली उसको उस वक्त की, वो हमारा बंदा है। हम तो क्या ये हुकूमत आपका बंदा है? वो हमारा बंदा है। वो हमारा पीपल्स पार्टी का हमदर्द है वो। ये तो 3 बातें आ गई सामने। एक तो ये आ गया कि जनाब अख्तर मैंगल साहब को 5 अरब रुपए की ऑफर हुई है फैसल वाडा साहब। दूसरा आ गया रजाक दाऊद साहब तंग आ गए, इस्तीफा देना चाह रहे हैं सर।
तीसरा आ गया है कि जनाब हफीज शेख साहब, अगर आपने 10 साल में कमीशन बनाई तो हफीज शेख 5 साल का जिम्मेदार है। क्या कहेंगे फैसल वाडा साहब? और ये सवाल तो उठ रहा है कि पार्लियामेंट में हुकूमत शोर क्यों मचा रही है? उसका काम अपोजिशन का नहीं है, उसको तो तहम्मुल का मुजाहरा करना है। क्योंकि नबील कपूर साहब ने आपके शो पे आइसक्रीम खाई है और उनका मूड अब अच्छा हो गया है, और रात को 11:15 बजे आइसक्रीम मीठा हमारी सुन्नत भी है, उसका मूड अच्छा हो रहा था। अब वो इस शो को लाइटर शो में ले जाना चाह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आप हम बिल्कुल ठीक है, मेरा पहली दफा है असेंबली, इनकी बहुत दफा है, इनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नबील साहब को ये बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, मैं पहली दफा आया हूं। ये बजट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोक सकता है, बंदा नहीं रोकेगा, तो तसल्ली रखे बजट आपको देखे किस तरह पास होकर भी दिखाएगा। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा, उनका तजुर्बा अपनी जगह और मेरा ना तजुर्बा एक जगह पर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि रजाक दाऊद साहब की बात की उन्होंने फिर कोई अखबार पढ़ा है, और मैं रजाक दाऊद साहब की तरदीद कर देता हूं, और अगर होता तो मैं नबील साहब की कुछ स्पेकुलेशन ठीक होती है तो मैं नबील साहब को बोलता कि हाँ नबील भाई सही आप लाए खबर। नंबर 3 ये कि जो ऑपोजिशन का रवैया है, वो रवैया सर देखिए, हम तो रिवायती प्लेयर नहीं है जैसे सब कहते हैं। हमने अभी आपके सामने राणा साहब ने क्लियर कर दिया, और उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब जेंटलमैन आदमी है। पहले हम आवाम को आगे नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करते थे, तो आवाम को अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राणा साहब ने अपनी पार्टी का मौका देते थे, आवाम को आगे हम नीचा दिखाते थे, इसका मतलब हम झूठ बोलते थे। तो अगर झूठ बोल सकते तो फिर बेईमानी भी कर सकते, फिर चोरी भी कर सकते। 24,000 अरब रुपए के अंदर 2008 से लेकर 2018 तक तीनों आप लोग मुझसे एक्सपीरियंस थे। बताए कौन सा ऐसा काम हुआ पाकिस्तान के अंदर जिससे पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल दी हो? तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो कहां हुआ होगा? वो काम हुआ मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, हाईवेज, इसी तरह के कामों में तो हेवन फील्ड अपार्टमेंट बनते हैं। आपका क्यों नहीं बना? नबील साहब का क्यों नहीं बना? राणा साहब का क्यों नहीं बना? ऐसे में तो शुगर मिलें लग जाती हैं, ऐसो में ही तो कतरी खाता आ जाता है, ऐसो में ही तो दुबई से कंधों में रख के सऊदी अरब में बैठ जाता है, वहां से कोई और आ जाता है शेख उधार देने के लिए। आपको कोई आता है देने उधार? नबील साहब को आता है, मेरे पास आता है, कोई नहीं आता। कतर का कतरी तो सर गवर्नमेंट लेवल पे आ रहा है ना नबील भाई, घरेलू लेवल पे, पर्सनल लेवल पे तो नहीं आ रहा ना। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही ना मैं कह रहा हूं, लेकिन आ रहा है ना। अब आप सोच लो सर, कि वो officially किसके आ रहा है दोस्त ना। रहे हैं और वो क्या 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 रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। वो किसके दोस्त रहे हैं, किसके ज्यादा ये बात देखो सही है, ये बात हो सकती है, इसकी तरदीद और तस्दीक तो होगी उनके आने के बाद, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज में तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब कतरी आके खत लिख सकता है पर्सनल लेवल पे कि जी फैसल को जिम्मेदार मैं हूं, मैंने दिए, लेटर है, चले जाए, तो बहुत सारी चीजें सवाल तो उठते हैं। लेकिन जो नबील साहब या राणा साहब की ख्वाहिश है या सर 5 अरब पे बड़ा बड़ी बात कर दी सर, बजट 5 अरब वाला बात, 5 अरब वाली बात पे सर फैसल साहब जरूर बोले सर, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने। अच्छा, 5 अरब नबील साहब भी इमरान खान साहब को जानते हैं। नंबर 1, अगर वो जानते हैं तो उनको ये पता होगा 5 अरब तो बहुत चीज की बहुत बड़ी फिगर बता दी, वो 5 रुपए ना दे ऐसे किसी काम के लिए। और हमारा अख्तर मैंगल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो जायज डिमांड है, जो हमने कमिटमेंट दी थी, कमिटमेंट पूरी करनी है। हमने तो मैंगल साहब ने कमिटमेंट दी है, और जो जायज डिमांड है उस कमिटमेंट का पूरा करेंगे। कह रहे फंड नहीं जा रहा है। मैं कह रहा हूं इमरान, ये बात फैसल ने बिल्कुल सही। तो इमरान की जेब में कहां पैसा है? इमरान के पास तो ये 5 अरब की बात कर रहा है, उसके पास तो शायद 5 लाख रुपए भी नहीं निकले, ना देगा वो। तो कहां से देगा? मशहूर कंजूस है, मेरा फैसल से पहले का दोस्त है, वो पैसे वैसे ही खर्च नहीं करता है। तो ये जो 5 अरब की मैंने आपको बात आवाम के टैक्स से जाएगा, वो आवाम के टैक्स या डोनेशन गैर मुल्क से बाहर से या दोस्त उसका कोई दे, लेकिन इमरान खान की जेब से नहीं जाएगा। इमरान खान की जेब से नहीं जाएगा ना, लेकिन ये ऑफर दी गई है ना, आप इस पे कायम है सर, ये ऑफर दी गई है फैसल वाडा साहब। सर नबील साहब जो है ना, वो भी अखबार की शह सुर्खी की तरह हेडिंग देते हैं, उनको आर्ट आता है, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, करने दे एंजॉय। और मुझे तो कोई इतराज नहीं है, 5 अरब नहीं, आप 50 अरब रुपए बोली लगाए, मुझे तो क्यों फर्क पड़ता है। रजाक दाऊद साहब भी नहीं जा रहे, रजाक दाऊद साहब भी इधर है, बिल भी पास हो रहा है ना। तजुर्बेकार आदमी, तजुर्बेकार अपने दोस्त नबील साहब को बता रहे हैं, आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे शो को। और राणा साहब मुस्कुरा नहीं रहे, मैं राणा साहब से कहूंगा आपका नाम नहीं है, आप मुस्कुराए ना, आप मुस्कुरा लें, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। राणा साहब को भी नैब ने बुला लिया था भाई, राणा साहब को भी नैब ने बुला लिया था फैसल वाडा साहब।
राणा साहब को भी नैब ने बुला लिया था। ना करे सर, ये तो उनको फिर कुछ मिल नहीं इसका रहा। मतलब सर कि वो अभी इसका मतलब कुरेद रहे हैं। सारे ही ऐसे खिलाड़ी हैं। राणा साहब मैं नहीं समझ राणा साहब की भी लिस्टें आई हुई हैं काफी ज्यादा। एनालिसिस गलत कर दिया। वाडा साहब की भी लिस्टें चल रही थी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं है तो वाडा साहब एक जेंटलमैन एमएनए हैं, और जब तक इनको सजा नहीं होती मैं इनको जेंटलमैन एमएनए कहूंगा। इमरान खान जैसे अगर जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, 10 अरब रुपए का उन्होंने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने उनको रिश्वत की ऑफर की और अदालतों से भगौड़े हैं, तो अगर वो जेंटलमैन है तो जो मैं तो अभी कॉलेज में था, कॉलेज भी नहीं गया था, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, तो जब मैंने वो सुना था वन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रोवन गिल्टी, तो पता नहीं वाडा साहब को ने कहां से ये सीखा है कि जब तक उन पे इल्जाम साबित नहीं हुआ आप उनको चोर बना दें, डाकू बना दें, उनकी बेइज्जती कर दें। ये हमने तो बचपन में ये चीजें सीख ली थी और आज तक उनके साथ खड़े हैं, तो इसलिए ये कहना है कि बचपन में थे ना, जब आपने पढ़ा था राणा साहब, जब आपने पढ़ा था ना बचपन में, तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो दोनों की सोच समझ का फर्क है ना सर। चलें, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा था। चलें, फिर आपको वाकई फिर आपका कसूर नहीं है ये स्टेटमेंट। नहीं, ये आपका कसूर नहीं है वादा साहब, आपका कसूर नहीं है, मेरा है। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं, मेरे को देखिए जो पाकिस्तान के हालात हैं जहां नहीं है ना, मैं भी तो यही कह रहा हूं मेरा है, क्योंकि तो आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, ये बातें पुरानी हैं। आजकल तो लोगों के ऊपर आप तो इल्जाम खान के साथी हैं, तो वो फिर इल्जाम लगते हैं, तो लेकिन इल्जाम जो साबित नहीं होते कोई और नहीं मानेगा इन चीजों को। देखें, अगर ये मुल्क जमहूरी है और इस मुल्क को जमहूरियत के जरिए चलना है, तो फिर ये तरीकाकार नहीं है जिससे आप चल रहे हैं। और ये जो हम लोग बैठ जाते हैं 1 घंटे के लिए पिछली पुरानी बातें करने के लिए, मुझे बताएं आगे कैसे जा रहे हैं आप, पाकिस्तान आगे कहां जा रहा है। रोज सुबह उठते हैं डॉलर महंगा हुआ होता है, कारोबारी लोग, रज़ाक दाऊद की मैं बात बता दूं, फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी और जो इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट को संभाल के बैठे हुए हैं, वो सारे गए और रज़ाक दाऊद से मिले कि ये 17% वाला मामला नहीं होना चाहिए। उसने वादा कर लिया कि नहीं होगा, और वो लड़ता रहा, वो नई बात मानी गई, और आज इंडस्ट्री वाले बंद हैं। सूतर वाले जो लूमों को सूतर धागा देते थे, वो लोग धागा नहीं दे रहे, और लूमें जो हैं फैसलाबाद की और 2 दिन में बंद हो जाएंगी। ये एक बड़े गंभीर हालात हैं। मैं आपको हकीकत से बता रहा हूं, जो लोग मुझे लूमें चलाने वाले आज मिलके गए हैं, वो कहते हैं जी 2 दिन के अंदर कोई हमें एक धागा क्रेडिट पे नहीं दे रहा कि आगे पता नहीं क्या रेट्स होंगे और क्या होगा। तो रज़ाक दाऊद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजनेसमैन है, और वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस नहीं जा सकेगा, वो फिर इनका होके रह जाएगा। और अगर उसको कॉमर्स मिनिस्टर बनाया है तो उसकी कोई बात मान लेनी चाहिए थी, उसका एक्सपीरियंस है। वेलकम बैक। मैं आपसे एक बात सर खुल के पूछना चाहता हूं, आप जो बजट नहीं पास करने की बात कर रहे हैं, आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं हम अदम एतमाद में लाएंगे, आपकी मेन लीडरशिप सर इस वक्त अरेस्ट हो गई है। मजीद और लोग, इवन बिलावल साहब का भी नाम है, खुर्शीद शाह साहब का भी नाम है, मुराद अली तो उनका नाम भी है जो चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे लोग। आपके पास रह क्या जाएगा जो आप तहरीक चलाएंगे या हुकूमत के खिलाफ आप बात कर सकेंगे पार्लियामेंट में? आपको पता है कि आज एक नवाब शाह में एक वर्कर जो है वो एहतजाज के दौरान जो है वो वफात पा गए। ज़ाहिर गर्मी थी सिंध में, 51 डिग्री नवाब शाह में चल रहा है। और पीपल्स पार्टी का वर्कर एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? एहतजाज इसी बात पे कि जो जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे, तो उसका क्या नवाब शाह का हल्का है, तो पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी। अच्छा। तो पार्टी एहतजाज कर रही थी, उसमें वर्कर्स आए हुए थे, तो उसमें वो वफात पा गए। जाहिर है वो हम समझते हैं आसिफ अली जरदारी साहब असेंबली में भेज देते हैं सर, एक सवाल है। हाँ, भेज दिया गया, क्या करेंगे सर? कोई नेसेसरी बात ये कि इफ नेसेसरी, अब स्पीकर है, अब स्पीकर को प्राइम, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अखबार जिस तरह कोई वोटिंग हो रही है, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई नेशनल इशू पे डिबेट हो रहा है, कोई अहम इजलास है, आसिफ अली जरदारी साहब क्या करेंगे? 6.5 लाख वोटर होते हैं एमएनए के हल्के में, 6.5 लाख की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप उसको जो है ठीक है अंडर कस्टडी है, आपने जेल में रखा है,
उसको तो उसको मतलब जो उसके प्रिविलेजेस हैं उससे सर सॉरी उसको सॉरी, ये आप प्रिविलेज उसे- नहीं है ये प्रिविलेज कि है। अगर नहीं सर सॉरी सर सर, आप इस्तेकाक ऐसी नहीं है। एमएनए को अरेस्ट नहीं सर कर आप सकते कैसे जब नहीं तक कर सकते? स्पीकर से इजाजत नहीं सर लें आप। सर मसला ये है कि जब तक स्पीकर इजाजत नहीं सर देते- इंफॉर्मेशन देते, आप नो किसी नो MNA को परमिशन नहीं है arrest सर, इंफॉर्मेशन नहीं आपको आप गिरफ्तार इजाजत- करें और स्पीकर को ऐलान कर दें, सर, लेकिन बता दें। लेकिन लेकिन सर सॉरी लेकिन सर ये प्रोटेक्शन आपने ऑर्डर कहा पढ़ कि दूं प्राइम सर। मिनिस्टर ने सख्ती से मना अगर किया एक स्पीकर चोरी को। की है, डकैत प्राइम डाकी मिनिस्टर डाला कैसे है, मना कर सकता है? कत्ल किया है, तो तो डॉक्टर सर प्राइम कैसे? मिनिस्टर कैसे मना कर सकता है? जी। ये स्पीकर चले प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, लेकिन स्पीकर का नहीं तो तो ऐसा स्पीकर बात है। मुझे बताएं, स्पीकर जो है एक पार्टी के लिए उसकी पॉलिसी दूसरी है, मतलब कभी वो शहबाज शरीफ को बुलाता है, ये सवाल कभी उठाएं। नहीं बुलाता सही है, है। कभी साद रफी को बुलाता है, कभी नहीं बुलाता है, आसिफ जरदारी को नहीं बुलाना है। मतलब ये एक पार्टी के लिए एक पॉलिसी है, दूसरी पार्टी के लिए दूसरी पॉलिसी। फिर तो आप एक जनरल ऑर्डर पास कर दें कि गिरफ्तार जो भी किसने अंडर किया है? कस्टडी है अब उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्पीकर जी। का प्रेरोगेटिव है। जनाब फैसल साहब, एक पॉलिसी नहीं है आपकी, आप शहबाज शरीफ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर देते हैं, इन पे नहीं देते। गिरफ्तार किस लिए किया है? वो तो जी, रोज पेश हो रहे थे, जी, गिरफ्तार सही क्यों कह किया रहे है? हैं। ये सवाल उठ गया जनाब फैसल साहब। डॉक्टर साहब इब्तिदा इश्क है, डॉक्टर साहब कहते हैं ना इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये है मेरा आखिरी जवाब। ये तो इश्क का इब्तिदा है, नहीं ये सर, फिर क्या वही होगा? है। नहीं आगे आगे चलेगी। देखें क्या होता है। फैसल ये बड़ा जालिम, ये जो है ये ना फिरौनियत सियासत- नहीं चलेगी। आप अभी सियासत में नए आए हो, ये बड़ा जालिम अच्छा, खेल सुने है ना भाई। डॉक्टर साहब। ये बड़ा जालिम खेल है। आज आप कुर्सी पे हो, कल को जो है आपके मुखालफिन जो ये सुन रहे हैं ना, ये जो आपके डायलॉग, वो कुर्सी पे होंगे। और ये देखो ये हम क्लिप सब आपको एक ही दिखाएंगे। शहर के रहने वाले हैं, हम सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। और नवाज शरीफ कभी सोच सकता था वो जेल जाएगा? उससे जब जरदारी को 8 साल जेल में डाला, नवाज शरीफ ने डाला ना। आज नवाज शरीफ भी जेल में है, तो ये किसी को नहीं ये पता फैसल साहब, भाई। फैसल साहब ये बोले। कल को हम में से आप, मैं, कोई दूसरा भी सब, हम सब जेल में जा सकते हैं। लेकिन इब्तिदा हाँ, इश्क ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि सही बाद आप कह में रहे हैं। तलाक हो जाए, ये ख्याल करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं इसको अग्री करता हूं। आप जाती कोई रिवेंज ना ले, लेकिन अगर कानून कोई काम करे तो उसकी रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो राणा साहब ने कहा ना, हुकूमत ऐसी चलती रहेगी, ना ये एहतजाज करेंगे, ना ये मिलेंगे, ना कोई एपीसी होगी। एपीसी होगी तो मौलाना पे डाल देंगे, मौलाना कहेंगे बिलावल साहब दिया है, बिलावल साहब कहेंगे बीवी की तबीयत खराब थी, वो कहेंगे राणा साहब नहीं थे, शहबाज शरीफ को और पॉलिसी दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे खेल ये करते रहेंगे, कुछ भी नहीं है इनका। लोग निकलने को नहीं, अपने स्टूडियोज के लोग दे दे, शायद इनके पास कोई एक गाड़ी भर जाए। कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। एपीसी होंगी, कॉलें होंगी, बजट ना मंजूर हो, बजट ही मंजूर होगा, एपीसी का रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, एहतजाज फिर पता है कहेंगे हम चाहते हैं ये हुकूमत अपने पैरों पर खुद ही कुड़ारी मारे, हम इनको टाइम देते हैं। इनके पास में कुछ भी नहीं है, तमन्ना, आरज़ू और ख्वाहिशात पे मबनी है। करते रहे सर, अल्लाह बहुत बड़ा है। इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था ये दिन आएगा। अब जी, इसलिए हम- मैं राणा साहब उन्होंने तो आपको आउट क्लास कर दिया कि आपके पास ना दो ही दम है ना खम है, बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि बजट पास करके दिखाएंगे। क्या कहते हैं सर? मेरा एक छोटा सा सवाल है, वाडा साहब ने भी मुझसे पूछा था, मैं आंसर पूछ देता हूं। रात के 12 बजने वाले हैं, जब ये सोते हैं तो बेडरूम में भी झंडे लगे होते हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना, ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, ऑपोजिशन इंशाल्लाह इकट्ठी होगी और थोड़े दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत दिन की मैंने बात कहा नहीं है, ठीक है खट्टी सर, होगी ठीक भी है। कुछ नहीं की बात है। करेगी। और मैंने ये नहीं कहा खट्टी नहीं होगी, मैंने कहा खट्टी होगी फिर भी कुछ नहीं चलेगा। करेगी। रमजान की तरह आप- खाना खाएगी, आप अफ्तारी करेगी, खुशहाली घर में चली रहें, जाएगी। मैं आपके लिए खाना खुश कब पड़े हूं। तो बता दीजिएगा। सिंध वाले तो वैसे बड़े मेहमान नवाज होते हैं, मैं नबील आपके साहब लिए थोड़ा सा भिजवा खुश हूं। दीजिएगा खाना। आपने मूवमेंट्स नहीं देखी, आप पता नहीं कहां रहे हैं, आपने सियासी जद्दोजहद नहीं चलो आपस देखी। में यार हमने मत 9 लड़ो साल भाई। मुशर्रफ की कल को दोबारा मुखालफत भी सबको काटी एक है, हो रहा है। हमने अगर 9 साल पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन और भी मुस्लिम काटी है। लीग आप नून तो एक एक हो दिन सकती नहीं है, तो काट पीटीआई और सकते नून वाडा एक हो साहब। जाएगी। एक हो सकती है। आप तो टाइम एक हो बोलेंगे जाएगी। जब आप पकड़े एक हो जाएंगे। सकता है, आप लोग एक हो एक जाओ। हो सकती है। तमाम साथियों का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।